हेलो फ्रेंड्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर मैं सुचित्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ASRB नेट 2021 का एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। इस बार ASRB नेट का एग्ज़ाम 26 अगस्त को पड़ा था और इसका जो टाइमिंग था 4 PM to 6 PM था। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और ऑनलाइन टेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी दिया है तो आपको और पता होगा इसके बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि ASRB नेट 2021 में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ASRB नेट में बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, तो उसमें से एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक डिसिप्लिन है। तो जो स्टूडेंट्स या तो जो भी कैंडिडेट अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स नेट का अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा था या तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आई थिंक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। और इसका रीज़न ये है, ऐसा मुझे लगता है कि यूट्यूब पर या तो कहीं और भी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस या तो आपको फाइलें मिल जाएंगी जहाँ पर लिखा रहता है ASRB नेट बायो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो अधिकतर ऑथेंटिक नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर ये वीडियो लाना ही चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि अगर ये वीडियो अगर लाया जाएगा तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं नेट का बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्ट्रीम से जो पढ़ाई कर रहे हैं या तो नेट के एग्ज़ामिनेशन के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए, तो उनको थोड़ा बहुत तो ज़रूर हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि ASRB नेट 2021 बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिसिप्लिन में इस साल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस पर चलने से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है आप सभी को बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है। पहली चीज़ ये कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकेंड थिंग कि इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का था, जो कि मैंने पहले इस वीडियो में आप सभी को बताया था। और तीसरी चीज़ कि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होती है, इसमें हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। तो ये जो अभी जो मैं क्वेश्चंस आप सभी के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो मैं अपने मेमोरी से बता रही हूँ। एग्जैक्ट मुझे टोटल 50 क्वेश्चंस अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि मुझे याद है। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन उसमें से 50 क्वेश्चंस मुझे रफली याद है, जो कि मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ASRB नेट 2021 बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिसिप्लिन में क्या क्या क्वेश्चंस इस साल पूछे गए थे। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं सीरियल वाइज में आप सभी को बताऊंगी। मुझे रफली 50 जो क्वेश्चंस जो याद है मैं रैंडमली मैं आपको 1 बाय 1 इस वीडियो में बताते चली जाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन जो कि मुझे याद है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिसिप्लिन में इस नेट एग्ज़ाम में, कि क्वेश्चन है डेटा अबाउट डेटा इज़ नॉर्मली टर्म्ड एज। ये पहला क्वेश्चन जो कि मुझे याद है। तो मैंने देखा था नेट पर, तो इसका आंसर है मेटा डेटा। सेकेंड क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी मैं क्वेश्चंस जो बता रही हूँ उसमें से मैं कोई क्वेश्चंस के आंसर भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं क्वेश्चन जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ उसका आंसर आप खुद से भी आप नेट पर या तो आप ऐसा भी, अगर आपको हो सकता है कि बहुत सारे की आंसर्स आपको आते हो और अगर नहीं आते तो आप भी अपनी तरफ से आप इसका आंसर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि मुझे याद है। अ प्लांट सेल हैज़ पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट। तो उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है टोटिपोटेंसी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट स्टॉप कॉर्डन। तो इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो आपको इसका आंसर आपको पता मतलब आपको बस ये पता करना है कि कौन कौन से स्टॉप कॉर्डन होते हैं। तो आप खुद समझ ही जाएंगे कि कौन सा इसमें से स्टॉप कॉर्डन नहीं है। चलिए अब 4th क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मुझे याद है। Which of the following is not valid identifier। ये क्वेश्चन पूछा गया था और 4 ऑप्शंस दिए गए थे। और ऑप्शंस में मुझे जहाँ तक याद है तो उसमें ICAR-1 ICAR मतलब ICAR था और फिर उसमें डिजिट लेटर्स इस तरह से सिंबल्स इस तरह से ऑप्शंस लगा कर दिए गए थे और उसमें से पहचानना था, बताना था, आंसर करना था कि कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी जो आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं मतलब आप इसके बारे में आप अच्छी तरीके से आप और देख लीजिएगा कि हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर भी या फिर कभी और भी कोई भी एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है और वैलिड आइडेंटिफायर में क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें। तो ये चीज़ें मतलब एक बार अगर हम लोग देख लेंगे समझ लेंगे तो इसका आंसर हम लोग बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं कि कौन कौन से फॉलोइंग्स अगर जो भी दिए हैं तो इसमें से बहुत ही ईज़िली हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि उसमें से कौन सा वैलिड नहीं है आइडेंटिफायर। फिर 5th क्वेश्चन जो कि मुझे याद है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इंट्रॉन्स एंड रिकनेक्शन एक्सोन, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। वैसे इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं और आप अपनी तरफ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 6th क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मुझे याद है। Which algorithm that is used for finding the shortest distance or path from starting node to target node in a weighted graph। तो इसके भी 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे, उसमें से चूज करना था सही आंसर। तो इसका आंसर ये है। चलिए अब हम लोग 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। इन L-align global alignment what kind of format supported। तो इसमें भी 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे और उसमें से आंसर हमें चूज करना था। तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा अगर जब आप L-align के बारे में आप जानेंगे कि इसमें जब आप उसके सर्वर पे जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मेट वो एक्सेप्ट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बता देती हूँ, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट सपोर्ट करता है, स्विस ब्रॉड आईडी और ऐसी सपोर्ट करता है, EMBL आईडी भी सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो उसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव जब दिया रहेगा तो बहुत ही ईजी होगा सेलेक्ट करने में, हमें जो सही आंसर है वो चूज़ करने में। तो ये तो था 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन जो कि मुझे याद है, जीनस दिया हुआ था, ऑर्डर दिया हुआ था, फैमिली दिया हुआ था और क्लास दिया हुआ था और हमें बताना था कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसे अरेंज करना था। तो 8वां क्वेश्चन ये था। 9th क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सेल 70S राइबोसोम्स आर फाउंड। 10th क्वेश्चन है, 2 dice are thrown, what is the probability that the sum of it। 11th क्वेश्चन जो कि मुझे याद है उसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए थे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे स्टेरिक हो गया, कॉलन हो गया। और ये जब सीक्वेंस अलाइनमेंट जब होता है तो ये सारे जो सिंबल्स है ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव में से हमें बताना था सही आंसर। 12th क्वेश्चन में आया था डिफरेंस बिटवीन फास्टा एंड ब्लास्ट और उसमें ऑब्जेक्टिव क्या दिए हुए थे वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो था। अगर आप ब्लास्ट और फास्टा जो है वो अगर अच्छी तरीके से अगर आप एक बार देख लेंगे तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग 13th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन में ये था कि हमें डिफरेंस बिटवीन फाइंड आउट करना था थायमिन और यूरेसिल के बीच में
और उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे और वो हमें चूज करना था कि क्या डिफरेंस है थायमिन और यूरेसिल में। 14th क्वेश्चन ये था कि मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट और बाइनरी एल्गोरिदम किसके ऊपर बेस्ड थे। चलिए अब हम लोग 15th क्वेश्चन जान लेते हैं। 15th जो क्वेश्चन जो कि मुझे याद है वो चौ-फॉस्मैन एल्गोरिदम के ऊपर आया था। एग्जैक्ट क्या आया था वो मुझे उतना तो याद नहीं है, लेकिन हाँ अगर चौ-फॉस्मैन एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा अगर देख कर जाते हैं एग्जाम में, तो अगर इन केस अगर ये इसके ऊपर अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। 16th क्वेश्चन जो था वो 5NF के ऊपर आया हुआ था और हमें चूज करना था करेक्ट आंसर। 17th जो क्वेश्चन था वो ये था कि इन पर्ल डॉलर साइन इंडिकेट्स व्हाट। 18th क्वेश्चन था इन ब्लास्ट डैश यूज्ड फॉर मैच इन द सीक्वेंस एंड इन फास्टा व्हाट। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और हमें सही आंसर सेलेक्ट करके बताना था। 19th क्वेश्चन प्रोटीन लाइगेंड डॉकिंग के ऊपर आया हुआ था और 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और उसमें से हमें सेलेक्ट करना था। ऑप्शंस क्या दिए हुए थे वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आया था DDBJ इज अ डैश डेटाबेस। तो इसके भी ऑप्शंस दिए हुए थे और उसमें से हमें सही आंसर को सिलेक्ट करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 54 संडे इन अ लीप ईयर। तो इसके भी ऑप्शंस दिए हुए थे और उसमें से हमें सेलेक्ट करना था कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था लीफो के ऊपर लास्ट इन फर्स्ट आउट और इसके ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था वो तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको अगर हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, वो भी डेटा स्ट्रक्चर से ही आया था। लीफो एंड फीफो क्वेश्चन में दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और उसके ऑप्शंस दिए गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज व्हाट ट्रांसलेट्स योर फेमिलियर डोमेन नेम इनटू एन IP एड्रेस। तो इसका आंसर है DNS। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ट्रैवलिंग सेल्समैन पर। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज अ डैश इन कॉम्बिनेटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका आंसर है क्लासिक प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि आया था प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड के ऊपर, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का ही प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में आया था कि इस मेथड में कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह से विजिट किया जाता है इस मेथड में, तो हमें अरेंज करना था और उसके ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इसका आंसर है कि सबसे पहले रूट नोड पहले विजिट होते हैं, देन लेफ्ट सब ट्री में विजिट किया जाता है और उसके बाद राइट सब ट्री में विजिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is 1 then termed as what। तो इसका आंसर है यूनिमॉड्यूलर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। हाउ टू प्रिडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर इफ द प्रोटीन डजंट हैव होमोलॉजी विद द अदर प्रोटीन। तो इसके भी ऑप्शंस दिए गए हुए थे और इसका सही आंसर हमें टिक करना था। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा ही। तो अधिकतर हम लोग करते हैं थ्रेडिंग करते हैं, नहीं तो डिनोवो प्रेडिक्शन करते हैं, एब इनिशियो करते हैं। तो ये सब आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। चलिए अब हम लोग 29th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था और वो पैम और ब्लॉसम के ऊपर पूछा गया था। क्वेश्चन आया था सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स इफ सिमिलरिटी 70 to 90%। तो इसका आंसर है पैम 40 और ब्लॉसम 90। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये आप मत सोचिएगा कि एज इट इज़ एकदम यही सेंटेंस वहाँ पर पूछे गए थे एग्जाम में।
तो हो सकता है सेंटेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मुझे याद है उसको मैंने अपने लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है, ताकि आप सभी को एक आइडिया मिल जाए कि इस बार नेट के एग्ज़ाम में बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिसिप्लिन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बूटस्ट्रैपिंग पर था और इसके भी ऑप्शंस दिए हुए थे और हमें सेलेक्ट करना था सही आंसर को। ये तो थे 30 क्वेश्चंस जो कि एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि मुझे याद था, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया अभी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जहां तक मुझे याद है अधिकतर क्वेश्चन प्योर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पूछे गए थे, डेटा स्ट्रक्चर से पूछे गए थे, प्रोबेबिलिटी से पूछे गए थे, जेनेटिक्स से पूछे गए थे, और जो प्रोग्रामिंग्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे भी अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा गया था। उसे प्रोग्राम से लिखे हुए आए थे और हमें सेलेक्ट करना था सही आंसर को, और कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम के लिए, तो ASRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी काम का लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल पर ऑलवेज बायो इन्फॉर्मेटिक्स के वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ, लेक्चर्स भी अपलोड करते रहती हूँ। इस बार बहुत ही दिनों के बाद ये वीडियो मैंने डाला है, कुछ काम आ गया था इसलिए मैं बहुत दिनों से वीडियोस इस चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।